टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर जनपद मैनपुरी से है। जनपद मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फूलापुर में बीते 26 से 27 की रात्रि में पति पत्नी की गोली मारकर मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया था। गांव में हुए डबल मर्डर को लेकर मैनपुरी सपा सांसद डिंपल यादव शोक संवेदना व्यक्त करने उनके आवास पर पहुंची हैं, जहां वे दंपतियों के पारिवारिक परिजनों से मिली है और परिजनों के साथ बैठकर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होकर जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार का साथ साथ सदन में स्पीकर को भी गिरने का काम किया था और साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा प्रधानमंत्री को सदन में आने से मना करने के सवाल पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बोलने से रोका गया और विपक्ष द्वारा वॉकआउट किए जाने पर भी उन्हें केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संसद में हो रहे हंगामे उन्होंने तीखे बात करते हुए कहा है, संसद में सभी सांसद बड़ी तैयारी से आते हैं और इंतजार करते हैं कि संसद सत्र कब चलेगा और वह कई अहम मुद्दों पर बात कर सके। लेकिन जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है, पहले तो माइक ऑफ करने का रवैया था, अब तो संसद में सांसदों को बात ही नहीं करने और रखने देते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ भी बोले तो उनके स्पीकर कभी वॉकआउट नहीं करते हैं। कौन सी संसद में सभी सांसद बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। वे इंतजार करते हैं कि संसद सत्र कब चलेगा, जिससे कि वह कई अहम मुद्दों में बात कर सके। लेकिन जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है और लगातार रहा है, पहले तो माइक ऑफ करने का रवैया था, अब संसद में सांसदों को बात ही नहीं रखने दिया जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ भी बोले तो उनके स्पीकर्स कभी ऑफ नहीं करेंगे। जिस तरह की अभद्र टिप्पणी, जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि संसद में बात नहीं रखने दिया जा रहा था, तो इसीलिए थोड़े सांसद निराश थे और जिसकी वजह से वो वेल के अंदर गए, जिस वजह से उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। ये लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और दिल्ली की घटना की बात बता रहे, कहाँ पड़ा रहा? दिल्ली में एक सिंगल के गड्ढे में, यहाँ जो मोटरसाइकिल से गिर गए थे, और जो तो बड़ी दुखद घटना है। और दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी के साथ दिल्ली में एक जो नया मुद्दा सामने आ रहा है कि बहुत लोग और खास तौर से बच्चियां लापता हो रही हैं। हजारों की संख्या में प्रति वर्ष ये बच्चियां लापता हो रही है। और जो वहाँ के जो पुलिस है, वो कह रही है कि ऐसी कोई भी खबर उनके उनके तक नहीं पहुंची है, लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं। जब पुलिस और प्रशासन ये मानेगा ही नहीं कि इन दिक्कतों का सामना जनता कर रही है, कि वहाँ उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो पता क्या क्या कार्रवाई करेंगे ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रवैया रहता है, इनके शासन का, इनके प्रशासन का, कि कुछ मानो ही नहीं कि गलती हुई है या कोई घटना घटी है। जब आप मानेंगे ही नहीं तो कार्रवाई क्या करेंगे, सुधार क्या करेंगे? मैडम, चीन ने अब भारत का काफी बड़ा हिस्सा अपने कब्जे कर लिया है और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी में लोकसभा में बहस नहीं हो पा रही है। एलओपी इसी संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं, और क्या कारण है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है और खासतौर से चीन लगातार सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है। अब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहलगाम जैसी घटना हो गई। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। पुलवामा वाली घटना, इतनी बड़ी घटना, आज तक देश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों फेलियर हो गया, और क्या कार्रवाई करी है भारतीय जनता पार्टी ने? तो कोई भी जवाब अगर आप इन लोगों से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे या सरकार से पूछेंगे, तो सरकार जवाबदेही है ही नहीं। सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैडम, सोनिया और राहुल परिवार को मोदी जी ने कटाक्ष किया है कि उनके सरनेम पे गांधी परिवार कैसे जोड़ दिया, जबकि उन्हें इस तरह की मैं नहीं समझती हूँ कि राजनीति में इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। और जिस तरह अगर हम जानते हैं कि बनारस में जो इतनी बड़ी घटना हो गई, जहाँ अहिल्याबाई होलकर की जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, खंडित किया गया, वहां पे जो शिव का मंदिर था उसको खंडित किया गया, और वो क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे कोई होटल बनना है।
जो मुख्यमंत्री के कोई करीबी बाबा हैं उनका होटल बनने के लिए प्रतिमा को खंडित किया गया। तो प्रश्न तो ये होना चाहिए कि आखिर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित क्यों किया गया, जिनका योगदान कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता है, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को बनाया, उस घाट को क्यों ध्वस्त किया गया आखिरकार। जहां यह सरकार बात करती है कि संस्कृत की कल्चरल साइट्स को, जो हमारी जो हेरिटेज साइट्स है उनको संरक्षण करेंगी, उनका बेहतर करेंगी, लेकिन वो तोड़ने का काम कर रही है। कॉरिडोर के नाम पे, संरक्षण के नाम पे सरकार ने बनारस के न जाने कितने मंदिरों को खंडित किया है, तोड़ा है, और अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को भी खंडित किया है। मैंने पहले भी बोला है कि लगातार इस तरह की कार्रवाई विपक्षी सांसदों के खिलाफ होती रही है कि उन्हें अपनी बात सही तरीके से रखने नहीं दिया जाता है, और माइक्स भी बंद कर दिए जाते हैं कई बार। ऐसा देखने को मिला, ये सबको पता है। मैं समझती हूँ ये अभी की घटना नहीं है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इन्हीं नियमों के तहत का काम कर रही है, संसद के अंदर भी। सरकार आरोप लगा रही है विपक्ष प्रधानमंत्री को संबोधन नहीं करने दे रही है लोकसभा में, और विपक्ष उसको लेकर बाइकआउट कर रहा है। नहीं, अगर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं विपक्ष के जो सांसद हैं वो उस बात से नाराज होंगे, और इस नाराजगी को दिखाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी बात संसद से लोगों तक पहुंचे, क्योंकि संसद एक माध्यम है जहाँ पे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और जो मुद्दे हैं उनको प्रखरता के साथ रख सकते हैं। ये सब कंट्रोवर्सी की बात है, हमें अपने मुद्दों से नहीं हटना चाहिए। आज का मुद्दा ये है कि हमारी जो अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा है जो बनारस में तोड़ी गई है, तो इस बारे में कोई कुछ कह नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बताइए उनका कितना योगदान था इस क्षेत्र में, जहां उन्होंने मणिकर्णिका घाट को बनाया, जहां इस सरकार ने कहा था कि वह ऐसी हेरिटेज साइट्स को संरक्षण भी करेंगी और उसको सही तरीके से रखने का कार्य करेंगी, लेकिन ये तो था कि तोड़ेंगी, वो मंदिरों को तोड़ेंगी, वो मूर्तियां खंडित करेंगी, वो अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित करेंगी। तो मैं समझती हूँ कि इस बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि वो खुद वहाँ के सांसद हैं। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर जो लोग संसद में बोलना चाह रहे हैं उनको बोलने से रोका जा रहा है। सरकार लगातार उन पे हमलावर है और सदन को चलने से बात कर रही है। क्या लगता है कि सदन की साइड से कमियां हैं या नहीं? अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो किसी को भी बोलने की इजाजत होनी चाहिए संसद में, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जो घटी है, चाहे वो पुलवामा की घटना हो, तो ये किसका फेलियर था? ये नेशनल सिक्योरिटी वालों का ही तो फेलियर था, ये हमारी जो एजेंसीज है उनका फेलियर था। लेकिन आज तक पुलवामा की घटना हो या पहलगाम की घटना हो, उसका कोई भी जवाब इस सरकार ने दिया हो, किसी को भी चिन्हित किया हो, किसी के ऊपर भी कार्रवाई की गई हो कि क्यों आखिरकार इतनी बड़ी घटनाएं हुई, क्यों हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। तो इन सब के जवाब देने चाहिए, और अगर कोई सांसद को अपनी बात रखनी है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर देश की, तो वो अपनी बात प्रखरता के साथ उसको संसद में रखने दिया जाए। ये बहुत ही दुखद घटना है, जिस तरह से पूरी घटना का अंजाम दिया गया है, और जहां एक पति और पत्नी की गोली मारने से हत्या कर दी गई, और जहां इस परिवार में आने वाले समय में शादी थी। ये बहुत ही दुखद घटना है, और 2 लोगों को पकड़ा जा चुका है, लेकिन परिवार वालों की ये मांग अभी भी है कि खाली 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, और हम भी प्रशासन और शासन से कहेंगे कि इसकी अच्छी तरह से ये प्रशासन देखें कि और लोग कौन इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सजा दी जाए। जीरो टॉलरेंस नीति को जो है बाबा जी की जो है चुनौती दी है इन लोगों ने, क्या कहेंगे इस नहीं, कोई टॉलरेंस कहीं पे नहीं। लगातार देखने को मिला किस तरह महिलाओं के साथ कैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है, और किस तरह प्रशासन शासन का रवैया रहा है। ये खाली वोट चोरी करने के लिए, वोट काटने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें देश की और जो जनता की जो मूलभूत जो दुविधाएं हैं, जो सुविधाएं देनी चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं।
लखनऊ में बिना नंबर प्लेट की थार कार से लखनऊ कमिश्नरेट में 3 जगहों पर लूट की घटना करने वाले 7 अभियुक्त गिरफ्तार। लखनऊ में कई लूट की घटना को अंजाम देने वाले 7 अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे और 40,000 नकदी सहित घटना में प्रयुक्त थार कार बरामद हुई है। और साथ ही एडीसीपी नॉर्थ ऋषभ रूडवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीते 1 फरवरी को सैरपुर थाना क्षेत्र में बिना नंबर की थार कार से एक व्यक्ति के साथ लूट कर उसके हाथ पैर बांधकर किसान पथ के किनारे आलू के खेत में फेंक दिया गया था। घटना का मुकदमा सैरपुर थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया था। सैरपुर पुलिस ने थाना संयुक्त ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच और सर्विलांस डीसीपी नॉर्थ टीम के आरोपियों घटना में शामिल गिरफ्तार किया गया और इन अभियुक्तों के द्वारा सरोजनी नगर, बीकेटी और सैरपुर में 3 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इनके पास से अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त थार कार बरामद की गई है और यह सभी मजदूरी करते थे। पकड़े गए 7 लोगों में से 4 पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। राजधानी लखनऊ के उत्तरी जोन के सैरपुर थाना अंतर्गत 1 तारीख को एक लूट होती है। लूट होने के बाद जो है आरोपी युवक को सैरपुर थाना अंतर्गत फेंक करके भाग जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडीसीपी उत्तरी ऋषभ रूडवाल जी, जिनके द्वारा और घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रेस वार्ता की गई है। सर क्या देखिए, दिनांक 1 फरवरी 2026 को थाना सैरपुर में हमें सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर प्लेट की थार के माध्यम से एक आदमी के साथ लूट की घटना कारित की गई है। उसी के बेसिस पे आधार पे हमने तहरीर ली और सुसंगत धाराओं में जो है अभियुक्त पंजीकृत कराया गया। बाद में हमारी एक जॉइंट ऑपरेशन एक टीम हमने बनाई गई, जिसमें जो क्राइम टीम है थाना सैरपुर और बीकेटी की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन करके 7 अभियुक्तों को जो है 6 तारीख को आज गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो है लूट की गई हुई 2 मोबाइल फोन, जिस लूट से इन्होंने जिस थार यूज करी हुई थी वो थार, 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 40,000 नकदी बरामद किए गए हैं। सर इनके ऊपर कितने आपराधिक मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज? देखिए, इसमें से टोटल 60 लोग अभियुक्त जिनकी हमने गिरफ्तारी की है। इसमें से जो ऋषभ गोस्वामी है उस पर 7 मुकदमे हैं, अक्षय कुमार के ऊपर 5 मुकदमे हैं, इसमें राम सकुल के ऊपर 2 चोरी के मुकदमे हैं और कुछ मारपीट के मुकदमे भी हैं। सर क्या इसमें मुख्य आरोपी सर कौन से? इसमें जो मुख्य आरोपी है वो ऋषभ गोस्वामी और अक्षय कुमार है, जिनके माध्यम से ये सारा जो है प्लान रचा गया और एक घटना कारित हुई। सर ये लूट के बाद कहीं घूमने भी गए थे बाहर, तो उसका क्या? ये लूट के बाद जो है ये यही घटना कारित करते हैं और यहीं आसपास जो रिंग रोड पे ऐसे लोगों को लूटते हैं। तो इसी के दौरान जो है हमने चेकिंग करते हुए मुखबिर की सूचना पे इनकी गिरफ्तारी की। ये तो ऋषभ रूडवाल जिनके द्वारा बताया गया किस तरह से लूट की गई और उसका सफल अनावरण। मैं हरिओम लिखित आगाज है लखनऊ से। कानपुर के कलेक्टरगंज से लापता छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में चंदारी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला है। खोजबीन करते हुए परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पहचान की है और परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। छात्र चकेरी के कोयला नगर स्वर्ण जयंती विहार का रहने वाला था और जीआरपी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चकेरी की कोयला नगर स्वर्ण जयंती विहार में रहने वाले प्राइवेट कर्मी राकेश शर्मा का 19 वर्षीय इकलौता बेटा शुभम मां कामाख्या कामतगिरी इंटर कॉलेज से 12वीं की छात्र था और साथ ही परिवार में पत्नी किरण और 2 बेटियां शिखा और अवंतिका है। चाचा शैलेश ने बताया कि शुभम पढ़ाई के साथ ही कलेक्टरगंज स्थित एक गुब्बारे की दुकान में काम करता था। बुधवार को वह काम पर गया था और शाम 8 बजे दुकान से निकला, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों से कल रात कॉल करते रहे और साथ ही फोन नहीं उठा। रात 12 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्वजन ने गुरुवार को पूरे दिन खोजबीन करते हुए लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। देर शाम स्वजन सेंट्रल स्टेशन जीआरपी पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने एक युवक के चंदारी स्टेशन के पास ट्रेन से कटने की सूचना दी और साथ ही परिजनों ने मौके पर पहुंचकर उसकी पहचान शुभम के रूप में की है। और साथ ही मृतक के चाचा शैलेश ने बताया शुभम पढ़ने में काफी अच्छा था। उसने 10वीं क्लास में 80% अंक हासिल किए थे। 2 माह बाद उसका जन्मदिन भी था। सभी बर्थडे में सभी दोस्तों को बुलाता था और पूरे घर को गुब्बारों से वही सजाता था, लेकिन इस तरह से चले जाने से वह बहुत दुखी है।
मेरा नाम दीपक है, मैं उसके चाचा लगता हूँ। उस बच्चे का नाम शुभम शर्मा है, जो कि वह बुधवार को ऑफिस के लिए निकला था और वो ऑफिस भी गया था। शाम को उसके यहाँ ऑफिस जहाँ काम करता पता चला कि वो 8 बजे निकल गया था ऑफिस टाइम से। उसके बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। हम लोग ने काफ़ी ढूंढा, देखा भी, लेकिन जीआरपीएफ के थ्रू हमें पता चला कि ये बॉडी हमें मिली है, जिसपे उसकी कुछ अनहोनी की शंका है, जिसको उसकी जांच कराई जाए। उसकी मोबाइल बरामद नहीं हुई, उसके मोबाइल के आधार पे सारी डिटेल निकाली जाए, जिसको आगे भविष्य के लिए सारी निष्पक्ष जांच हो सके, उसकी जांच की कार्रवाई की। आपको क्या घटना संदिग्ध लग रही है क्या? घटना अभी संदिग्ध है, जिससे उसकी मोबाइल मिलेगी तो उसे कॉल डिटेल से ही पता चलेगी किससे क्या हुई थी। घर में कोई ऐसी रंजिश बात भी नहीं हुई थी, अच्छे से कोई ऑफिस भी गया था, काम करने गया था, टिफिन लेके गया था। दवा मार्केट में काम करता था। जी। घटना सर जो है वो बिरयाना रोड में काम करता था, दवा मार्केट में। उसके बाद जो है मंगलवार को वो गया था, काम करके आया 8 बजे। बुधवार को सुबह 9 बजे गया, उसके बाद रात से गायब है। और उसको जो है हाँ थाने में, पुलिस चौकी जो है थाने में कंप्लेन किया गया। कहाँ पे मिली है शव? कहाँ पे मिला था इसका शव जो है वो जो है कचहरी जो है चंदेरी, वहाँ पे मिला है। क्या लग रहा है आपको? उसको कोई जो है मारा गया। उसको घटना जो है वो अपने आप से जो है जान जोखिम नहीं डालेगा। उसको हाँ, उसका मोबाइल नहीं मिला है, उसकी जांच कराई जाए। उसका जो है बाकी सामान बरामद हुआ है, टिफिन मिला है, सामान मिला है, मोबाइल और चार्जर नहीं मिला है। बस इस चीज। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा राकेश कुमार। कितना हुआ? हाँ, लड़के का क्या नाम? शुभम। खबर कन्नौज से है, जहां पर एसआईआर को लेकर सपा सुप्रीमो का बड़ा बयान। कहा कि हमें आपको एसआईआर में उलझाए हैं और कभी वोट काटते हैं, कभी जोड़ते हैं, फिर अपने लोगों से ही शिकायत करवा देते हैं। अमेरिका से हुए व्यापारिक समझौते पर सपा सुप्रीमो ने बताया स्मॉल इंडस्ट्री का किलर। कहा 500 मिलियन के एग्रीकल्चर व्यापारिक समझौते से बर्बाद होने जा रही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। विकसित भारत को लेकर भी अखिलेश यादव का तंज। कहा ये क्या विकसित भारत बनाएंगे, सड़क के गड्ढे तो गाड़ी जाने से रोके जाने जा रहे। और साथ ही संघ पर भी साधा सपा सुप्रीमो ने निशाना और कहा स्वदेशी का नारा देने वाले संघी साथी अब कहां हैं? हमारा सब कुछ अमेरिका ने ले लिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का अब क्या होगा? अखिलेश बोले बीजेपी को हिंसा कराने से फायदा होता है। यूपी के देवा में हिंदू युवक का तिलक धुलवाने के सवाल पर कहा इसके पीछे बीजेपी ही होगी। और कहा रोजगार मांग रही नई पीढ़ी से बीजेपी घबराई हुई है। देखिए, आपको हमको जा रहे हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर क्या मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? विधायक और मंत्री में क्यों लड़ाई करा रहे हैं? भैया कन्नौज में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं। एक सांसद होने के नाते आपने केंद्र सरकार से कितनी बार सीधा सवाल उठाया है? हम तो हर दिन सवाल उठाते हैं, और अगर आपके मन में कोई ऐसी घटना हुई है जो हमारी जानकारी में लानी चाहिए, अभी बताइए, अभी कार्रवाई कराएंगे। मैं बीते दिनों कन्नौज में सर एक युवती की जली हुई लाश भी मिली थी। तो मुझे दुख है इस बात का कि घटना बहुत ही दर्दनाक हुई, और ये पहली घटना नहीं हुई है कन्नौज में। इससे पहले भी एक और हो चुकी है सर, जली हुई लाश मिली थी। ये एक को पकड़ने गए थे भाई को, और भाई कूद गया था, जान चली गई थी, याद कीजिए। और आपको याद होगा कालेग्राम में क्या घटना, दंगा करा दिया था बीजेपी वाले लोगों ने। सरकार इनकी है, पुलिस इनकी है, कार्रवाई इनको करना चाहिए। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म होते ही जैसे ही वहाँ पे फिर बीजेपी को फायदा होता है हिंसा होने से। भैया आप सरकार की नीतियों पर जो सवाल उठाते हैं, होने का 2 किलो गाली की बात कर रहे हैं। कौन? देश के प्रधानमंत्री अपनी सेहत का सही रहने का 2 किलो गाली खाने की बात कर रहे हैं। देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री पे कई फार्मूले हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पे कई फार्मूले हैं। किसी ने कहा कि
आप इतनी मेहनत करते हैं तो उन्होंने कहा पसीना हम अपने मुंह पे पहुंच लेते हैं, उसी से हम सब कुछ ठीक हो जाता है। भैया देवा शरीफ में और हम लोग भी यही काम करेंगे। देवा शरीफ में एक हिंदू लड़के का तिलक धुलाया गया है, उस पर भैया क्या कहें? ये इसमें पीछे बीजेपी होगी। भैया आप सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सांसद रहते कन्नौज के लिए आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक्सप्रेस वे, परफ्यूम पार्क, मंडी, पैरामेडिकल, मेडिकल कॉलेज, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, कैंसर का पूरा इलाज, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, मैच दिखाने का काम करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कैसे यहाँ आयोजन हो सके खेल का, उसका भी इंतजाम करेंगे। भैया भैया SIR से लेकर देखा लगातार जो काम है वो बढ़ जाएगा। एक हिंदू लड़के का तिलक धुलवाया गया, इस पे क्या कहेंगे? अरे यार सवाल हो जाने भैया, ये SIR बहुत विशेष है। ये बीजेपी के लोग नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नए पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए इसलिए हैं कि नई पीढ़ी के लोग नौकरी चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई चाहते हैं और नई पीढ़ी के लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सब जानकारी होती है। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है, नौकरी दे नहीं पा रही, रोजगार दे नहीं पा रही है। इसीलिए हमें आपको SIR में वोटर लिस्ट में उलझाए हुए हैं, कभी वोट काटते हैं, कभी वोट जोड़ते हैं और अपने ही माध्यम से शिकायत करा देते हैं। मैंने कई लोगों को पकड़ा है जिन्होंने नकली साइन किए। लखनऊ में दशरथ नाम के, जिसने केवल मुस्लिम लोगों का वोट काटने का काम कर रहा था। वहीं एक नंदलाल कश्यप, उसका फर्जी साइन करके, सोचिए बीजेपी के कितने होशियार लोग हैं, जिसको हाथ से अंगूठा मारना होता है उससे दस्तखत करवा दिए। बताओ, मैंने पत्रकार साथियों से कहा कि हम 1 लाख रुपए इनाम देंगे, तुम साइन करवा करके ले आओ, लेकिन नंदलाल कश्यप से साइन कराने कोई नहीं किया। पीछे को भैया बजट को लेकर कन्नौज के लोगों को मायूसी हासिल हुई है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बीजेपी से बहुत होशियार रहो, बहुत सावधान रहो। रुक जाओ भाई, होशियार रहो, सावधान इसलिए कि ये OTT पे चलाने की परमिशन किसने दी? बीजेपी ने दी। ये बताइए, बीजेपी का ही OTT है, सरकार जानती है क्या OTT पे आ रहा है? अगर किसी ने कोई सीरियल बनाया है तो उसकी अनुमति तो ली होगी ना सरकार से। तो जब अनुमति सरकार से ली तो अनुमति सरकार ने कैसे दे दी? अब वो ये चाहते हैं कि आप पक्ष में बोलोगे तो फंस जाओगे, खिलाफ बोलोगे तो फंस जाओगे। अगर आप कहोगे कि अच्छा नहीं हो रहा है, खिलाफ हो रहा है, तो आपको फंसाने के लिए और बुनियादी सवालों को ध्यान भटकाने के लिए ये सरकार को जवाब देना चाहिए। वो रिलीज कैसे होगी, बनवाई किसने? और मैं दावा कर सकता हूँ, दावा ये कर सकता हूँ, जो पैसा लगा होगा OTT बनाने में वो बीजेपी वालों का ही होगा। ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को खाना भी नहीं अच्छा दे पा रहे हैं। भैया दिल्ली के बाद, नोएडा के बाद दिल्ली में भी एक युवक, ये क्या विकसित भारत बनाएंगे जो गड्ढे नहीं भर सकते? विकसित भारत यही है कि गड्ढे मिलते हैं, गड्ढे में गाड़ी टकरा गई और जान चली गई। दिल्ली में 15 दिनों में करीब 500 लड़कियां गायब हुई है और उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गायब हैं। युवतियां गायब हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, युवतियां, यहाँ पर बच्चे और लोग गायब हैं। उत्तर प्रदेश में 1 लाख लोग गायब हैं। सोचिए आप, सरकार सो रही है, सरकार किसी और उसमें है, होश में नहीं रहती सरकार। ये समझते हो जगह रहते, नहीं जग जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते हैं लोग, इसलिए 1 लाख लोग गायब हैं अभी तक। तुम्हारा सब कुछ ले लिया अमेरिका ने, 500 बिलियन का व्यापार ले लिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का क्या होगा? अब हम लोग अमेरिका का खाना खाना, अमेरिका के कपड़े पहनना और अमेरिका के गुन गाना, यही स्वदेशी लोगों ने किया है। और अब ये हमें आपको सोचना चाहिए, जो अनरजिस्टर्ड संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के समय समय पर झंडा लेकर निकलते थे स्वदेशी आंदोलन चलाने, अनरजिस्टर्ड लोग संगी साथी भारतीय जनता पार्टी के कहाँ हैं कि
अब देश को अमेरिका के अंडर 500 बिलियन का दे दिया। भैया जनता पहुंच रही है, आप दिल्ली में ज्यादा दिखते हैं कन्नौज में। आप दिल्ली में कन्नौज में जनता पहुंच रही है, आप दिल्ली में ज्यादा दिखते हैं कन्नौज में। देखिए, जनता की सेवा करेंगे और जितना काम हम लोग कर चुके हैं इससे ज्यादा काम करने का काम हम लोग करेंगे। जनता चाहती इलाज सस्ता मिले, जनता चाहती बिजली सस्ता मिले, जनता चाहती उन्हें सड़कें अच्छी मिले, जनता चाहती नौकरी रोजगार मिले। उसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। अभी तक संसद में आपने किसी प्रकार कोई मुद्दा नहीं उठाया क्या? तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। जब रेलवे गिरा था सबसे बड़ा काम कौन खड़ा हुआ था बताना? भैया कन्नौज की सड़कें, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत खराब है, क्या ये आपकी नाकामी नहीं मानी जाएगी? इसमें आपकी नाकामी नहीं मानी जाएगी? पत्रकार भाई अपना नाम बता दे यार। आलमपुर है इसी। आलम कुछ जानता ही नहीं है बेचारा। भैया हर बार हम पत्रकार का नाम पूछते हैं, नहीं जानता ही नहीं कुछ बेचारा। आप हर बार पत्रकारों का नाम पूछते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? हर बार इसलिए पूछते हैं कि उन्हें जानकारी है कि नहीं। अरे रुक जा भाई, ए भाई ये बताओ, ये सड़क चौड़ी किसने की? सड़क किसने चौड़ी की? गिनाइए आप। सड़क किसने चौड़ी की भाई बता जी, कौन सी? किसने की? ये वाली तिरवा वाली। आप रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ भाई, अभी देख गोल गोल घूमेगा ये। सड़क किसने बनाई चौड़ी? किसने बनाई? आपकी गवर्नमेंट में बनी थी। किसने बनाया? पैरामेडिकल किसने बनाया? शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां बरेली मंडल के मंडलायुक्त भूपेंद्र एच चौधरी ने आज कलेक्ट्रेट शाहजहांपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड प्रबंधन, साफ सफाई और कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की है और साथ ही मंडलायुक्त ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक पारदर्शी व जनहितैषी बनाने के निर्देश दिए हैं। बरेली मंडल के मंडलायुक्त भूपेंद्र एच चौधरी शुक्रवार को शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने अभिलेखागार, न्यायिक अभिलेखागार, राजस्व, भूलेख अनुभाग, संग्रह अनुभाग और आदि का अवलोकन किया, जायजा लिया। उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव, रिकॉर्ड प्रबंधन और साथ ही कार्यालयों में साफ सफाई की स्थिति बारीकी से देखी है। मंडलायुक्त ने रिकॉर्ड प्रबंधन को और भी अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने पर भी जोर दिया। इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों, एसीपी और साथ ही पेंशन से जुड़े मामलों में भी समीक्षा की गई है। और निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक राशिद अली और नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार आदि सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट शाहजहांपुर में निरीक्षण की कार्रवाई की गई। विभिन्न कार्यालयों और अधिष्ठानों में जाकर के स्वयं देखा गया कि पत्रावलियों का रखरखाव कैसा है, रजिस्टर्स अपडेटेड है कि नहीं। तो सभी प्रकार के रजिस्टर्स अपडेटेड हैं, पत्रावलियों का रखरखाव अच्छा है, साफ़ सफाई अच्छी है। यह कलेक्ट्रेट अन्य कलेक्ट्रेट से काफ़ी मेंटेन्ड है, काफ़ी साफ़ सुथरा है, किसी प्रकार का अतिक्रमण भी नहीं है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे व्यवस्था ठीक है। SIR को लेकर सर एक बैठक की गई है, क्या निर्देश के संदर्भ में सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच में आपसी संवाद हुआ और यह दिखा कि आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, किसी प्रकार की कोई भी शंका किसी के अंदर नहीं है और जो भी अपडेशन हो रहा है, जो भी नए नाम जुड़ रहे हैं वह ससमय सभी को बता दिए जा रहे हैं। सब लोग उसको चेक करते हैं और ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है कि कोई भी नाम गलत तरीके से मिला है।
कानपुर की अरौल पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो करीब 11 वर्षों से फरार था। इसके ऊपर अलग अलग थानों में करीब 1 लाख का इनाम भी घोषित है। इस मामले में एसीपी मंजीत सिंह ने बताया कि बिल्हौर थाने में वर्ष 2015 में शातिर के ऊपर आरोपी लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है और इस गैंग का सदस्य भी है। इसके हाथ, इसके चाचा और भी कई साथी भी इनकी भी जानकारी की जा रही है। आज थाना अरौल के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम द्वारा अभियुक्त कल्लूर फिरोज जो निवासी मकनपुर का है, वर्तमान समय में अमरोहा में रहता था, आज भोर में पट्टे के साथ पकड़ा गया है। 15 बोर का तमंचा जो काफी उसके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि बिल्हौर थाने में सन 15 में मुकदमा संजित हुआ था हत्या प्लस डकैती का, जिसमें वांछित था। वहाँ से 25,000 रुपये का इनाम था। और जनपद जौनपुर के थाना शाहगंज से भी इसी तरह का घटना था, डकैती किए थे, जिसमें 2 बच्चों की हत्या भी हुई थी, लूटपाट किए थे। वहाँ से 50,000 रुपये का इनाम। आज इसके खिलाफ तो 4 ही मामले हैं और एक आज यहाँ लिखा गया है 5, परंतु इसके जो टीम है, इसके जो फाइली है मुकदमे के, उनके ऊपर और अत्यधिक मुकदमे हैं। इसका चाचा था, उसके ऊपर इसका एक चचेरा भाई है, उसके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं। इसके ऊपर 4 मुकदमे हैं, चारों हिलीस क्राइम के मुकदमे। इसका संपर्क है, परंतु अभी जांच लंबित है, अभी ज्ञात नहीं हो पाया है कि कहाँ से। हाँ, सलीम गैंग एक चलता था यहाँ पे, बावरियों का एक तरह से गिरोह था, उस गैंग से सम्मिलित, उसी गैंग का फाइली। खबर चंदौली से है, जहां रेलवे कर्मचारियों का जोरदार मशाल जुलूस, पुरानी पेंशन बहाली और कर्मचारी एकता के समर्थन में प्रदर्शन। ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साथ ही एम्प्लॉयजर्स यूनियन के बैनर तले हुंकार, लेबर कोड और साथ ही निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों का आक्रोश। पुरानी पेंशन हमारा हक के नारों से गूंजा इलाका। 8 फरवरी 2026 को पटना कूच का ऐलान, बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी रहे शामिल। आंदोलन और तेज करने की चेतावनी, मुगलसराय में निकाला मशाल जुलूस।
परिचय बताएं। मेरा नाम संतोष पासवान होगा। मैं आज मसाल जुलूस निकाले, इसका क्या उद्देश्य? ये मसाल जुलूस हम निकाले हैं, लेबर कोड केंद्र सरकार ने लाया है। वो मजदूर हित ऐसी 44 कानून था, उस कानून को रद्द कर 4 आपराधिक कानून लाया है, जिसमें मजदूरों के ऊपर देशद्रोह, अपनी आवाज उठाने के लिए देशद्रोह जैसे कानूनों के उपयोग करके भी मजदूरों पर हमला करने का सरकार का एक प्रयास है। यह कानून हम लोग के मजदूरों के संघर्ष के बहुत बड़े बलिदान का नतीजा है, जिसको केंद्र सरकार खत्म करना चाहती है। इसी को लेकर के 12 फरवरी को राष्ट्रीय आम हड़ताल तमाम ट्रेड यूनियन ने 10 ट्रेड यूनियन ने किया है। उस हड़ताल के तैयारी के उद्देश्य से 8 फरवरी को पटना में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर और तमाम राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी का एक विशाल जन कन्वेंशन रखा गया है। उस कन्वेंशन को सफल करने के लिए आज हम लोग पूरे जोन में मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। और आपकी मांगे अनुसार आप क्या करेंगे? हम इसी तरीके से, जिस तरह से हम 8 तारीख को हम छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उसी तरीके से हम पूरे देश में छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर को इकट्ठा करके, मजदूरों, राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी को इकट्ठा करके इस सरकार के खिलाफ हड़ताल करेंगे। हम इसको पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे, जैसे किसानों ने इसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। हम लोग जब अपने हक अधिकार के लिए खड़ा होंगे तो सरकार को पीछे झुकना होगा। कि हम लोग का एक इनकलाब। बताएं। मैं SK शर्मा, केंद्रीय संगठन सचिव, सेंट्रल एम्प्लॉय यूनियन हाजीपुर। आज मसाल जुलूस निकाले, क्या उसका उद्देश्य रहा? उद्देश्य हमारा यह है कि मजदूर विरोधी जो लेबर कोड सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इसको सरकार वापस करे और पूर्णतः इसको रद्द करे, चूंकि यह मजदूरों के हित में बिल्कुल नहीं है। चूंकि मजदूरों का जो भी काम करने की स्थिति है अभी रेल में या अदर संगठन जो हमारे हैं, जो भी संस्थान है, वहाँ पे मजदूर काफी कम संख्या में है और ऊपर से आप कानून थोप रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ आप जाति कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो इसके बाद आपको क्या? अगर हम लोग की मांगी पूरी नहीं होती है तो हम लोग जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, हर संस्थान के और राज्य कर्मचारी, सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे देश में, और अंत में सरकार को झुकना पड़ेगा और हम लोग अपना हक अधिकार के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र में BLO के साथ अभद्रता और धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है और साथ ही कुशमही गांव में तैनात BLO विजय कुमार गौतम ने सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव पर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग और गाली गलौज का आरोप लगाया है। पीड़ित BLO के अनुसार वह पंचायत भवन में फॉर्म नंबर 7 की तैयारी कर रहा था, तभी सपा जिलाध्यक्ष वहां पहुंचे और अभद्र व्यवहार करते हुए उनका कॉलर पकड़ लिया। मामले को लेकर BLO ने क्षेत्राधिकारी इटावा को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी की पीड़ित BLO के समर्थन में क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। को अगर धमकाने की कोशिश करेगा, डराने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखने का एप्लीकेशन। देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र इटवा के थाना मिसरौलिया में एक गांव है कुशमी। आप सबको पता है इस समय SIR की प्रक्रिया चल रही है। SIR की प्रक्रिया में जिन लोगों का नाम अभी तक मतदाता सूची में नहीं है या पहले था किसी कारण से इस समय नहीं है, उन सबको फार्म 6 भरने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है कि अपना नाम जुड़वाने के लिए फार्म 6 भर सकते हैं। इसी तरह से किसी गांव में अगर कोई मृतक है, कोई अनुपस्थित है, कोई कहीं बाहर दूसरी जगह मतदाता बन गया है, किसी तरह की आशंका अगर है, तो सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के भारत निर्वाचन आयोग ने या किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को भी, एक इंडिविजुअल को भी अधिकार दिया है कि वो फार्म 7 भर सकते हैं, नाम काटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। नाम काटने का अधिकार निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए लोगों को है। BLO रिपोर्ट लगाता है, फिर उसके बाद जो AERO होते हैं, SDM उनके पास आता है या आगे जाता है, लेकिन आवेदन करने का अधिकार किसी को भी है। हमारे कार्यकर्ता विजय गौतम ने भी
वहां पर फार्म 7 का आवेदन दिया और केवल आवेदन दे दिया, कुछ लोगों के नाम पर आपत्ति की, केवल आग्रह किया कि इनका जांच कर लिया जाए और अगर ये जेन्युइन वोटर नहीं है तो इनका नाम काटा जाए। इसी बात पर कल आधी रात को समय देर रात को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री लालजी यादव जी और उनके पहुंचने पर, उनके उकसाने पर लगभग 100-150 लोगों ने रात को घेर लिया हमारे इस कार्यकर्ता को। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि एक गांव में रात को अगर किसी बड़े नेता के नेतृत्व में 100-150 की भीड़ इकट्ठा हो जाए, एक कार्यकर्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे फार्म 7 जमा कर दिया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करा दूंगा, FIR करा दूंगा। अरे आप कौन है भाई, आप क्या हैं? आप न SP हैं न CO, आप कौन होते हैं FIR? आप भी FIR का आवेदन कर सकते हैं, जेन्युइन होगा तो FIR होगा। आपको FIR के लिए आवेदन करने का अधिकार है और उस कार्यकर्ता को फार्म 7 के लिए अधिकार नहीं है। रात को बात आई गई, खत्म हो गया, हम लोगों को जानकारी मिली, हमने पुलिस को सूचना दी कि देखिए उस गांव में किसी तरह की कोई अशांति ना हो, कार्यकर्ता को कोई असुरक्षा ना हो। रात की बात खत्म हो गई। सवेरे फिर आप एक जिम्मेदार पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आपको किसी प्रक्रिया पर कोई आपत्ति है तो आप DM के यहाँ, SP के यहाँ, SDM के यहाँ कहीं भी आप आपत्ति कर सकते हैं। गांव में फिर पहुंच गए, रात को पंचायत भवन पर ताला बंद कर दिया था, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। सुबह फिर पहुंच गए और फिर से वही धमकी, FIR करा दूंगा, ये करा दूंगा, मैं देखता हूं कैसे वो भाजपा का काम करेगा, क्या करेगा। लोगों की काफी शिकायत है, इस तरह से डरा हुआ था लड़का। इसलिए हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने कार्यकर्ता के सम्मान और सुरक्षा की चिंता करें, इसलिए हम गांव पहुंचे और जब सुबह गांव पहुंचे तो उसने अपनी पीड़ा बताई, तो इसलिए उनको साथ लेकर मैं आज आया था। इन्होंने CO साहब को एप्लीकेशन दिया है। हम सब ने अनुरोध किया है कि इस तरह से सरेआम देर रात और दिन दहाड़े सुबह गुंडाई करने का जो काम किया है सपा के जिलाध्यक्ष ने, उनके खिलाफ मुकदमा सुसंगत धाराओं में लिखा जाना चाहिए। लोगों की काफी शिकायत है कि फार्म 7 भरकर गलत ढंग से नाम काटा जा रहा है, इस पे आपका नहीं, गलत सही क्या होता है? नाम काटने का अधिकार, फार्म, हम केवल आवेदक हैं। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति वो केवल आवेदक है, वो केवल आवेदन देता है कि इस व्यक्ति का नाम काटा जाए क्योंकि ये जेन्युइन मतदाता नहीं। फार्म 6 में भी हम नाम जोड़ने का, मान लीजिए कि कोई बांग्लादेश का नागरिक होगा और वो फार्म 6 भर के देगा तो क्या BLO उसका नाम जोड़ लेगा? फार्म भरने से नहीं होगा। जब BLO उसकी जांच करेगा, संस्तुत करेगा, आगे SDM उसकी जांच करेंगे, उसकी पूरी एक प्रक्रिया है और जब उस प्रक्रिया से कोई संतुष्ट होगा अधिकारी तभी नाम जुड़ेगा या नाम कटेगा। ऐसे थोड़े होता है किसी के आवेदन देने का अधिकार हमको भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है कि हम में से कोई भी आदमी आवेदन दे सकता है। समाजवादी पार्टी को किसने रोका है? उनके बूथ के कार्यकर्ताओं को किसने रोका है? आप भी फार्म 6 भरिए, आप भी फार्म 7 भरिए, आप कोई काम करेंगे नहीं, आप केवल बस अखबारों की और वीडियो की और ट्वीट की पॉलिटिक्स करेंगे। जमीन पर उतर के काम करिए। अगर भाजपा के पास हर गांव में कार्यकर्ता हैं और वो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, फार्म 6 भरकर लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं, फार्म 7 भर रहे हैं कि भाई ये आपत्तिजनक नाम है, इसकी समीक्षा की जाए, तो ये अधिकार आप हमसे कैसे छीन लेंगे? गुंडाई करेंगे रात में जाकर के। किन लोगों के खिलाफ आपने दिया एप्लीकेशन? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री लालजी यादव ने इस तरह की अराजकता और असुरक्षा पैदा करने का काम, डराने धमकाने का काम आकर के कुसनी गांव में किया है। इसलिए उनके खिलाफ विजय गौतम ने आवेदन किया है और हम और पूरी भाजपा विधानसभा क्षेत्र इटवा की पूरे सारे कार्यकर्ता सब विजय गौतम के साथ खड़े हैं क्योंकि एक कार्यकर्ता के नाते वो हमारा अंग है। ये हैं इटवा से विधानसभा के पूर्व विधायक और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, साथ में इटावा में नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए की अवैध शराब को JCB मशीन से किया गया नष्ट। ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत कोतवाली पुलिस इटावा द्वारा शराब तस्करों से जब्त की गई 2833 लीटर शराब को किया गया नष्ट। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश में CO सिटी अभय नारायण राय के नेतृत्व में कोतवाल यशवंत सिंह ने ऑपरेशन क्लीन के तहत चलाए जा रहे अभियान में कुल 206 मामलों में बरामद विभिन्न प्रकार की शराब न्यायालय के आदेश अनुसार विधिवत तरीके से विनिष्टकरण कर दिया और साथ ही नष्ट की गई अंग्रेजी शराब, देसी शराब और बियर की कुल कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा है। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि इटावा पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण, तस्करी एवं बिक्री के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।
तरह की कार्रवाई की गई है, कितनी शराब नष्ट की गई है? देखिए, शासन स्तर पर पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में ऑपरेशन क्लीन की कार्यवाही प्रदेश स्तर पर प्रचलित है। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज थाना कोतवाली से कुल 206 अभियोगों में जो प्रचलित शराब थी, जो कब्जे में ली गई थी पुलिस के द्वारा, उन शराबों में कुछ अंग्रेजी, कुछ देशी, कुछ कच्ची और बियर, कुल मिलाकर 2833 लीटर शराब ये आंकलित की गई, जिसका कुल बाजार मूल्य 8,41,000 रुपए आंकलित किया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके इनका आज विनष्टीकरण कराया जा रहा है। इससे न केवल थाने की साफ सफाई व्यवस्थित रहती है, बल्कि मालों का शीघ्र अतिशीघ्र विनष्टीकरण कर देने से जो अतिरिक्त माल का बोझ थानों पर बढ़ता चला जाता है, वो भी नहीं बढ़ने पाएगा। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो अवैध शराब के विक्रेता और अन्य लोग हैं, उनको भी चेतावनी और हिदायत देता हूं कि इस तरह के कृत्य जिनके द्वारा भी किए जाएंगे, उनके विरुद्ध शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसी तरह से विनष्टीकरण की और अन्य कार्यवाहियां भी अमल में लाई जाएंगी। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक स्थित सिधौली गांव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में शुक्रवार को 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गाजे बाजे, डीजे और घोड़े के साथ एक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु पीले वस्त्र धारण कर सिर पर कलश रखकर शामिल हुई। यह यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होकर सिधौली, लोधनपुरवा और साथ ही बेओहरा गाँव से गुजरी है, जिसके बाद हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। कथा का शुभारंभ करते हुए कथावाचक श्री रामकिशोर पंडित जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन के उद्देश्य और दिशा को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि हमें इसे सुनने मात्र से ही संपूर्ण क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त हो जाता है। कलश यात्रा के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में सुधार व पुलिस सरधुवा पुलिस प्रशासन का भी सराहनीय योगदान रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ राजपूत, ग्राम प्रधान भानपुर शिवचरण अवस्थी और ओम प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। खबर महोबा से है, जहां जनपद महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव मिलने के बाद जमकर बवाल हुआ है। 1 फरवरी से गायब 21 वर्षीय रवि का शव तालाब में मिलने से गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजनों का दावा है कि युवक की हत्या की गई है और पुलिस ने तलाश में ढिलाई बरती है। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत पर आक्रोशित परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया। बन्नी गाँव के मजरा बरमपुरवा निवासी 21 वर्षीय रवि का शव आज गाँव के तालाब में उतराता मिला है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर चक्का जाम कर दिया है। इस संदिग्ध स्थिति के बावजूद पुलिस ने केवल गुमशुदगी की कागजी खानापूर्ति की है और युवक की खोजबीन का कोई ठोस प्रयास नहीं किया है। परिजनों की माने तो यदि पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो शायद रवि की जान बच सकती थी। हाईवे पर परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का अंदेशा जताते हुए जमकर नारेबाजी की है और इस जाम के कारण करीब 2 घंटे तक सड़क के दोनों ओर सैकड़ों छोटे बड़े वाहन की कतारें लग गई और राहगीर भी परेशान हो गए थे।
अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरामपुरवा निवासी रवि पुत्र बरदानी प्रजापति 1 फरवरी को देर रात्रि अचानक लापता हो गए, जिनकी सूचना परिजनों ने आकर थाने पर दी। सूचना प्राप्त होते ही गुमशुदगी दर्ज कराई गई और विभिन्न माध्यमों से युवक की तलाश करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान आज सूचना प्राप्त हुई कि बरामपुरवा के निकट एक तालाब में लापता युवक रवि का शव मिला है। उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर के पीएम हेतु मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। विभिन्न साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरे साथ बच्चे खत्म हो गए। मेरा क्या नाम है जो खत्म हो गए? रवि। कैसे खत्म हुए? अब ताला में डुबा के मार डरा। कौन है वो? किन के ऊपर शक है आपको? मेरी सखी वही पे रोहित की। कौन सी तारीख की घटना है गायब होने की? 1 तारीख को। पुलिस को सूचना कब दी थी आपने? 1 को दे दिया था। आपको अभी कैसे पता पड़ा? अब पता लग गया, गए थे वहाँ पे, लग गया, वहीं पे बॉडी मिली। पुलिस प्रशासन आया मौके पर? सब आया। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मुझको लड़का चाहिए। क्या चाहिए? प्रशासन से क्या चाहते हैं? अब प्रशासन से क्या चाहता हूँ? मुझको क्या पता क्या चाहिए। न्याय चाहिए। क्या चाहिए? अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरामपुरवा निवासी रवि पुत्र बरदानी प्रजापति 1 फरवरी को देर रात्रि अचानक लापता हो गए, जिनकी सूचना परिजनों ने आकर थाने पर दी। सूचना प्राप्त होते ही गुमशुदगी दर्ज कराई गई और विभिन्न माध्यमों से युवक की तलाश करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान आज सूचना प्राप्त हुई कि बरामपुरवा के निकट एक तालाब में लापता युवक रवि का शव मिला है। उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर के पीएम हेतु मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। विभिन्न साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई। खबर महोबा से है, जहां पर आपको बता दें कि महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव मिलने के बाद जमकर बवाल हुआ। 1 फरवरी से गायब 21 वर्षीय रवि का शव आज तालाब में मिलने से गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजनों का दावा है कि युवक की हत्या की गई है और पुलिस ने तलाश में ढिलाई बरती है। करीब 2 घंटे तक चले इस हंगामे और जाम के बाद एएसपी वंदना सिंह के आश्वासन पर जाम खोला गया। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध मौत पर आक्रोशित परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया और बन्नी गांव के मजरा बरमपुरवा निवासी 21 वर्षीय रवि का शव आज गांव के तालाब में उतराता मिला है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों का धैर्य जवाब दे गया। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर चक्का जाम कर दिया है। परिजनों का सीधा आरोप है रवि 1 फरवरी की रात संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हुआ था। वो महज आपको बता दें कि कुछ कपड़े ही पहने हुए था और उसके जूते कपड़े घर पर ही मिले थे। इस संदिग्ध स्थिति के बावजूद पुलिस ने केवल गुमशुदगी की कागजी खानापूर्ति की है और युवक को खोजबीन का कोई ठोस प्रयास नहीं किया। और परिजनों की माने तो यदि पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो शायद रवि की जान बच सकती थी। हाईवे पर परिजनों ने युवक की हत्या किए जाने का अंदेशा जताते हुए जमकर नारेबाजी की है। जाम के कारण करीब 2 घंटे तक सड़कों की दोनों ओर जामों की और साथ ही वाहनों के छोटे बड़े वाहनों की कतारें लग गई और राहगीर परेशान हुए हैं। और साथ ही परिजनों की मांग थी कि मामले की जल्द से जल्द खुलासा हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हंगामे की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एएसपी परिजनों को समझाते हुए निष्पक्ष जांच और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए और करीब 2 घंटे बाद हाईवे पर आवागमन सुचारू रूप से हो सका।
1 तारीख को रात के 12 बजे करीब ये वो बाहर निकला टिकट के लिए, तो लाला यादव और राम अवतार यादव इनके यहाँ ये रहे, और एक के बाद आज जब कल पुलिस गई तो धुआं उड़ा, तो इसके बाद ये रात में मार के आपने तालाब में दाब दिया। किस तारीख की घटना थी? 1 तारीख की घटना। तहरीर कब दी थी आपने थाने में? 1 तारीख को दिया था। एक की घटना है, 2 को एक को गया, इतला कराए बस। आज डेड बॉडी कहाँ मिली? उन्हीं के तालाब में। फिर आप पुलिस से क्या सहयोग चाहते? पुलिस से ये चाहते हैं कि उनको भी फांसी हो और बुलडोजर भी उनके घर में चले, जैसे हमारा बच्चा गया है सो उनका भी जाए। ये जाम यह है कि हमारा कोई सुनाई नहीं है और न कोई ढूंढा है। तो क्या मामला हो गया? क्या मामला? ये मामला कैसे हुआ? इनने ढूंढा हुआ हुआ क्या था? पूरा मामला बताइए, क्या हुआ था? स्वागत पर मेरा लड़का गोल पे, मेरा एक बच्चा सोता रहा। कब की घटना थी? कुछ न अवे हुआ दिन इतवार की रात, 1 तारीख रात में, इतनी रात में घटना भाई। अब जाम क्यों लगाए हैं आप? जाम यही से तो लगाए कि ढूंढो, न्याय मिलना चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और न कुछ चाहिए। जाम क्यों लगाए हुए हैं? जाम इस हमारे लगाया है, मेरा साला है, तो 1 तारीख को सुबह से मतलब रात में गायब है, 2 बजे रात से। पुलिस प्रशासन ने आज तक कोई मदद नहीं की। अगर पुलिस प्रशासन मदद करता मेरी, तो शायद वो लड़का हमारे बीच मौजूद होता है। कल उसको मारा गया है, 4 दिन वो कैद रहा है किसी के अंदर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिल जाए। लड़का तो कि मारा किसने है उसको? किसने मारा? हम लोग ये चाहते हैं सबसे पहले। पुलिस अधिकारियों को कहना है कुछ समय दिया जाए। समय दिया जाएगा, समय का कोई टाइम होता है, ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं कि 3 महीने बाद। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र के विकासखंड उर्वा स्थित रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। यहां इलाज के लिए पहुंचे एक मरीज ने अस्पताल में तैनात चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दवा स्टोर में दवाएं मौजूद होने के बावजूद उसे बाहर के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने के लिए मजबूर किया गया है। और इस पूरे मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, मिश्रपुर मेजा निवासी फूलचंद का आरोप है कि जब वह इलाज के लिए सीएचसी रामनगर पहुंचे तो चिकित्सक ने बिना दवा स्टोर की उपलब्धता की जानकारी किए सीधे बाहर की दवाएं लिख दी हैं। और वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उसी समय अस्पताल की दवा काउंटर पर संबंधित दवाएं उपलब्ध थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दवाएं मौजूद थी तो मरीज को बाहर से दवा क्यों लिखी गई? पीड़ित का कहना है इस तरह की कार्यप्रणाली से गरीब और ग्रामीण मरीजों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई है, जबकि हकीकत में मरीज को निजी मेडिकल स्टोर पर भेजा जा रहा है। ये दवा तो यहीं मिल जाती है ना? लिख दिया बाहर को आदमी, डॉक्टर साहब बाहर लिख दिए और मिल जाती यहीं पर ना? दिया नहीं बाबा, ये शुक्रवार को आए थे। हाँ, जो यहाँ पर बैठते। जौनपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने बजट पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बजट कर्तव्य पथ पर चलने के संकल्प का बजट है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूं। ये बजट सबके लिए बनाया गया है और हर वर्ग के लोगों को इसका फायदा होगा। और प्रदेश औद्योगिक केंद्र कानपुर का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते यहाँ पर औद्योगिक केंद्र ठप हो गया है। उसे फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का ये बजट युवा शक्ति से प्रेरित बजट है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग, यूनिवर्सिटी और साथ ही यूनिट्स को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है और जिससे शिक्षा व इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को और भी प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार का 2026-27 का जो बजट पेश किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए कम है। यह बजट सर्वसामान्य को, हर भारतीय एक एक व्यक्ति को, हर वर्ग के लोगों को बेहतर जीवन देने के साथ साथ देश को बहुआयामी ढंग से हर तरह से सुदृढ़, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में ले जाने वाला ये बजट है। आपने जो प्रश्न किया कि युवाओं के लिए क्या है, तो उसका जवाब बहुत ही अच्छी तरह से इस बजट ने दिया है। जैसा कि मैंने अपनी बातचीत में भी बताया, पर्यटन हमारा एक बहुत बड़ा
रोजगारी का क्षेत्र होता है। उसमें जैसा कि मैंने कहा 10,000 लोगों को, युवाओं को गाइड का कोर्स कराने के लिए IIM जैसी उच्च संस्था से प्रशिक्षित हमारे ट्रेनर जो है उनको ट्रेनिंग दें और अच्छी उसके साथ वो लोग काम करें, उसका प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एनिमेशन है या डिजिटल जो हमारा एक पूरी दुनिया खुल रही है, उसमें हमारे नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, जैविक खेती हो चाहे पशु चिकित्सा का क्षेत्र हो, इसमें भी हमारे प्रोफेशनल्स को तैयार करके, हमारे डॉक्टर को तैयार करके उसमें भी रोजगारी के अवसर बढ़ाने का काम किया गया है। यहाँ तक कि किसी क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक का जब उपयोग होगा तो हमारे होनहार बच्चे ही उस तकनीक को डिप्लॉय कर पाएंगे, उसका उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से खेलो इंडिया जो है या खेल मिशन का वो आगे बढ़ाते हुए इस बजट में कहा गया है कि खेल के जरिए भी खेल युवाओं को स्वस्थ भी रखे और उसके जरिए रोजगार का एक आर्थिक क्षेत्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा। फार्मर क्षेत्र में भी जैसा मैंने कहा, ये तमाम क्षेत्र जो है उसमें रोजगारी बढ़ने का, रोजगारी निर्माण का। MSME एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। MSME में करोड़ों लोग नौकरियां करते हैं। MSME ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपए का बना करके उसमें हर MSME में रोजगार और भी बढ़े, जितने हैं उससे भी फले फूले MSME, उसकी व्यवस्था की गई है। मैंने जैसे कहा कि जो हमारे परंपरागत औद्योगिक केंद्र है, उदाहरण के रूप में मैं कानपुर की बात करूँगा, सबकी समझ में आ गई, इसलिए वो हमारा एक पुराना औद्योगिक केंद्र है, परंपरागत है। लेकिन समयांतर में पिछली सरकारों, भाजपा की पहली सरकारों की उपेक्षा के कारण कानपुर थोड़ा सा स्लो हो गया है औद्योगिक क्षेत्र में। उसको हम कैसे आगे ले जाएंगे? जब आगे जाएगा कानपुर, जब हमारे उद्योग फले फूलेंगे तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा लोगों को रोजगारी मिलेगी। तो इस प्रकार बहुआयामी रोजगारी के निर्माण पर ये बजट जो है अपना ध्यान केंद्रित करता है। आपने कहा कि करोड़ों की सब्जियां जौनपुर से विदेश निर्यात होती है, कौन सी सब्जी है, कहाँ किस क्षेत्र की है? मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, बनारस में एयरपोर्ट बनने के बाद ये, और मैं अपनी व्यक्तिगत बातचीत के सोच जोड़ करके मैं उस बात को बताऊंगा कि एक लुलु मॉल आपने सुना होगा। लुलु मॉल के जो उसके मालिक थे, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक बार विदेश यात्रा पे मिडिल ईस्ट में गए। वहाँ उनका काफ़ी प्रभाव है, काफ़ी काम किया है, भारतीय है, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर व्यवस्था की। लखनऊ में लुलु मॉल जब खुला उसी समय वो आए थे और इन्वेस्टर समिट को मिले। हमने उनसे कहा, थोड़ा हमारा को परिचय हो गया था, हमने उनसे कहा कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र का ईस्टर्न यूपी का कैसे और तेज गति से विकास कर सकें, इसका कुछ हमें उपाय बताइए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, भारतीय सब्जी का, शाक भाजी का, फल का मिडिल ईस्ट में वही और ये सब क्षेत्र है, उनमें बड़ा उसकी मांग है। अगर आप लोग अच्छी सब्जी उगा सकें, अच्छे आप लोग फल उगा सकें, तो अब तो बनारस में अच्छा एयरपोर्ट बन गया है और हम लोग ले जाएंगे, हम लोग वहाँ की मार्केट को हम लोग ये सब सप्लाई करेंगे। ये बात आकर के मैंने, जब हम जोधपुर के प्रभारी बने तो यहाँ हमने अपने अधिकारियों की टीम के बीच खुली मीटिंग में हमने कहा, और कई लोगों को याद भी होगा कि बात हमने इस पर काम करने का निर्देश दिया था। बनारस में भी हमने बात कही, बनारस की टीम को कहा था। और आनंद की बात यह है, खुशी की बात यह है, अब आपके प्रश्न का सटीक जवाब ये है कि यहाँ का मशरूम, यहाँ का टमाटर, यहाँ की अनेक, अब कितनी सब्जियों का नाम माननीय अध्यक्ष जी से पूछेंगे तो गांव और जगह भी बता देंगे कि कहाँ कहाँ से जा रहा है। अनेक जगहों से अनेक हमारे किसान, जो हमारे किसानों की जो यहाँ प्रदर्शनियाँ लगती हैं, उनमें कई किसानों ने हमें प्रत्यक्ष कहा है कि हम तो विदेश भेज रहे हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हुआ है, लेकिन और भी विकास करने की, कराने की संभावनाएं हैं और उस पर बजट ये जोर देता है कि इस तरह की बातों को आगे बढ़ाया जाए। यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने
केंद्र सरकार का 2026-27 का जो बजट पेश किया है उसकी इतनी भी प्रशंसा किया जाए कम है। यह बजट सर्व सामान्य को, हर भारतीय एक एक व्यक्ति को, हर वर्ग के लोगों को बेहतर जीवन देने के साथ साथ देश को बहुआयामी ढंग से हर तरह से सुदृढ़, सशक्त और विकसित बनाने की दिशा में ले जाने वाला ये बजट है। आपने जो प्रश्न किया कि युवाओं के लिए क्या है, तो उसका जवाब बहुत ही अच्छी तरह से इस बजट ने दिया है। जैसा कि मैंने अपनी बातचीत में भी बताया, पर्यटन हमारा एक बहुत बड़ा रोजगारी का क्षेत्र होता है। उसमें जैसा कि मैंने कहा 10,000 लोगों को, युवाओं को गाइड का कोर्स कराने के लिए IIM जैसी उच्च संस्था से प्रशिक्षित हमारे ट्रेनर जो है उनको ट्रेनिंग दें और अच्छी उसके साथ वो लोग काम करें, उसका प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार खबर सीतापुर से है, जहां चाइनीज मांझे को लेकर एक्शन में पुलिस। पतंग और चाइनीज मांझा विक्रेता की दुकान पर पुलिस की छापेमारी। सीओ सिटी विनायक भोसले ने दुकानों पर छापेमारी की है। भारी मात्रा में बरामद हुआ प्लास्टिक युक्त मांझा। पुलिस ने एक दुकानदार को हिरासत में लिया। छापेमारी देख कई दुकानदार दुकानें बंद कर मौके से फरार। जनपद के शहर कोतवाली इलाके के पुराने सीतापुर में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी। जनपद बदायूं में पुलिस वाहन चेकिंग में पुलिस ने बदमाश को मारी है गोली और वह लंगड़ा हुआ। आपको बता दें, बदमाश के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, खोखा और साथ ही चरखों का कारतूस व वेन्यू बिना नंबर प्लेट की गाड़ी 630 रुपए हुए बरामद। जनपद कुशीनगर, गोंडा, बलरामपुर, कासगंज एवं आसपास के जनपदों तथा अपने जनपद में कई घटनाओं को दे चुका था अंजाम। बदमाशों द्वारा गाड़ी भगाने के चक्कर में गाड़ी खंबे से टकराई और साथ ही गाड़ी से निकलकर बदमाश भागने लगा। पुलिस ने जब बदमाश का पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग। आत्मरक्षा की चलाई गई गोली में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश 30 वर्षीय अब्दुल जहीर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कस्बा थाना कादर चौक जनपद बदायूं का रहने वाला। पैर में गोली लगने से घायल हुए बदमाश को जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। दोनों बदमाश साथी मिलकर गाड़ी की नंबर प्लेट उतारकर घटनाओं को देते थे अंजाम। घटनाक्रम उसहैद थाना क्षेत्र के अंतर्गत कादर चौक सरेली मोड़ का है। आज थाना उसैद पुलिस को शानदार सफलता हासिल हुई है। एक अभ्यस्त अपराधी जिसका नाम अब्दुल जहीर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी थाना कादर चौक है, इसको आज पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। जरिए मुखबिर आज सूचना प्राप्त हुई थी, ये एक बिना नंबर की स्लेटी कलर की एक वेन्यू कार है, उसमें कुछ अपराधी आ रहे हैं जिनके पास हथियार हैं, वो थाना क्षेत्र में अपराध कारित करने के लिए आ रहे हैं। जब यहाँ पर सरेली मोड़ पर चेकिंग लगाई गई, इन अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया। ये अभियुक्त भागने लगे। इस दौरान इन अभियुक्तों की गाड़ी खंभे से टकरा गई। इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किए। आत्मसात पुलिस को भी जवाबी फायर करना पड़ा। इसमें एक अभियुक्त की गोली लगी है और अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जो अभियुक्त है उसने अपना पूछताछ में नाम अब्दुल जहीर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कादर चौक बताया है। एक और उसका जो साथी है वो भागने में सफल रहा है, पुलिस उसको खोज रही है। खबर बिजनौर से है, जहां धामपुर में फर्जी आईबी डिप्टी कमिश्नर गिरफ्तार। प्रशासनिक अधिकारियों पर करता था रौब गालिब और साथ ही मेरठ एसटीएफ ने आरोपी मनोज कुमार को हिरासत में लिया। मेरठ एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस को साथ लेकर की बड़ी कार्रवाई। धामपुर थाना क्षेत्र में नगीना मार्ग स्थित मकान में रहता था फर्जी अधिकारी।
हरदोई में पशु तस्कर से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से अभियुक्त घायल, एक सिपाही भी जख्मी। जनपद हरदोई के थाना सवायशपुर क्षेत्र में पशु चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर पशु तस्कर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 3 फरवरी 2026 को ग्राम पद्मालालपुर निवासी मुकेश पुत्र लालाराम तथा सूरज पुत्र पहलवान की भैंसों ने अज्ञात चोरों के ऊपर चोरी कर ली गई थी और साथ ही इस संबंध में थाना सवायशपुर पर 2 अलग अलग मुकदमे धारा 303(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत किए गए थे। पुलिस को देखकर अभियुक्त गंगा एक्सप्रेसवे की ओर भागने लगा और सर्विस लेन पर खुद को घिरा देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस में आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में जिसमें अभियुक्त अनीस पुत्र लतीफ निवासी ग्राम खैरपुर थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर के बाएं पैर में गोली लग गई है। इस दौरान कांस्टेबल संजय मौर्य भी घायल हो गए। पुलिस ने मौके से अभियुक्त के कब्जे से 4200 नगद, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 12 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। घायल अभियुक्त एवं पुलिस कर्मी को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस तरह के शब्दों पर कथानक की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह वेब सीरीज एक विशेष समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का प्रयास है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाज के सम्मानित वर्ग को इस तरह नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना निंदनीय है और इससे सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की वेब सीरीज को समाज में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है और किसी भी वर्ग के चरित्र का इस तरह का वर्णन किया जाना, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी समाज को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार के चलचित्र को समाज में प्रदर्शित नहीं होने चाहिए। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। इस प्रकार के चरित्र को वर्णन करना, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना किसी ऐसे समाज के लिए जिसने देश और समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का काम किया। हरिद्वार के मायापुर फायर स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत दादूपुर गोविंदपुर इलाके में आज एक भीषण अग्निकांड ने हड़कंप मच गया। आपको बता दें, स्क्रैप के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। 6 फरवरी को दोपहर 12:17 पर फायर स्टेशन मायापुर को दादूपुर गोविंदपुर और साथ ही बहादुराबाद हरिद्वार स्थित एक स्क्रैप गोदाम में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही जनपद की 7 फायर यूनिटें तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग भयंकर रूप ले चुकी थी। फायर कर्मियों ने सूझबूझ, साहस और कड़ी मेहनत के साथ अग्निशमन कार्य शुरू किया है और घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में किया गया। हरिद्वार से सप्तऋषि आश्रम में आयोजित गुरु समाधि व मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में ऐतिहासिक समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने परम पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज की मूर्ति के अनावरण को भावुक और गौरवपूर्ण क्षण बताया। अपर्णा यादव ने कहा कि आज उन्हें संतों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यह कार्यक्रम अत्यंत भव्य एवं प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने आयोजन से जुड़े सभी संतों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। अपर्णा यादव ने कहा कि संत समाज सदियों से राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित भाव से कार्य करते रहे हैं। धर्म जागरण के लिए यह संतों द्वारा किए जा रहे बड़े कार्य समाज को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संतों के त्याग और तपस्या से ही सनातन परंपरा आज भी जीवित है और सभी सनातनियों को आगे आकर इस परंपरा के संरक्षण व संवर्धन में सहयोग करना चाहिए। मुझे इतने सारे संतों से मिलने का यहाँ पर अवसर मिला। इतना अच्छा कार्यक्रम था, इतना बृहद कार्यक्रम था। मैं सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे राष्ट्र में धर्म के जागरण के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए बहुत काम किया है और आगे भी वो इस तरह से जो है
करते आ रहे हैं, कितने सालों से करते आ रहे हैं, कितनी सदियों से जो है अपना जीवन उन्होंने इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। मैं समझती हूँ ऐसे संतों से, ऐसी सनातन परंपरा को हम सभी सनातनियों को जीवित रखना चाहिए, उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए। के लिए आई थी और यहाँ पे हमारे दादा गुरु परम पूज्य स्वर्गीय कुंभ मेला 2027 की रफ्तार तेज हो गई है। पीडब्ल्यूडी सचिव और हरिद्वार ने किया है निरीक्षण और लिए पूरे कामकाज का जायजा। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों में उत्तराखंड सरकार फुल स्पीड पर। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे IAS ने हरिद्वार जनपद में निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने NHAI के तहत मुजफ्फरनगर और हरिद्वार रोड का जायजा लिया है। रोशनाबाद बिहारीगढ़ मार्ग पर कार्यों को भी गहराई से देखा। मंगलौर क्षेत्र में सोलानी नदी पर बन रहे प्रोजेक्ट RCC सेतु का भी निरीक्षण किया है। कुंभ मेले के तहत भाईचारा ढाबा से शिवालिक नगर चौक तक सड़क चौड़ीकरण देखा है और सचिव ने कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। अधिकारियों को सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश सख्त दिए हैं। निरीक्षण के दौरान PWD और NHAI के वरिष्ठ अधिकारी भी साथ रहे। कुंभ मेला 2027 के लिए हरिद्वार में निर्माण कार्यों ने पकड़ी है रफ्तार। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।